अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड peroxidation। व्हाट इज लिपिड peroxidation? इट इज द ऑक्सीडेटिव degeneration of the lipids that is known as the lipid peroxidation। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डिजेनरेशन को हम नाम देते हैं लिपिड peroxidation का। ठीक है, और ये टॉपिक जो है ये हार्पर से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हार्पर के लास्ट एंड पे जो है ना, अगर आप थोड़ा सा ऊपर गौर करें तो फिगर नंबर 21.22 लिखा हुआ है, तो ये चैप्टर 21 है। ठीक है, सो लिपिड peroxidation इज बेसिकली द ऑक्सीडेटिव डीजेनरेशन ऑफ द लिपिड्स। उस दिन हमने रेंसिडिटी का कॉन्सेप्ट लिया था, जिसमें हमने कहा था रेंसिडिटी वाज ऑफ टू टाइप्स, ऑक्सीडेटिव एंड हाइड्रोलिटिक। सो ये बेसिकली ऑक्सीडेटिव वाली टाइप है। ठीक है, उसी से मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें लिपिड peroxidation पूरा हम फिनोमेना डिस्कस करेंगे, और इसमें क्वेश्चन ये आ भी चुका है पेपर के अंदर और आता भी है। और ये लिपिड peroxidation किन लिपिड्स की होती है, तो ये बस याद रखें कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो फैटी एसिड्स जिनके अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, उनको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नाम देते हैं, और उनके अंदर लिपिड peroxidation का फिनोमेना जो है वो ज्यादातर पाया जाता है। तो peroxidation और ऑटो ऑक्सीडेशन of the lipids exposed to the oxygen is responsible for the deterioration of the food, जिसको हमने कहा degeneration of the lipids, और इसी को हमने रेंसिडिटी की टर्म के अंदर भी पढ़ा था। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि जब लिपिड peroxidation होती है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। दिस इज द मेन थिंग, जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है कि फ्री रेडिकल्स जो है वो जनरेट होते हैं इसमें अंदर। और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं जब मेम्ब्रेन्स को डैमेज करते हैं तो उससे क्या होता है, आपको कैंसर जैसी डिजीजेस, इन्फ्लेमेशन जो है वो होती है, आपको एजिंग स्टार्ट हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस जब ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं, तो ये सारा कुछ जो है वो फ्री रेडिकल्स की वजह से हो रहा होता है। तो ये फ्री रेडिकल्स जो हैं जिनके बारे में हम अक्सर जिक्र करते हैं, इनमें फिर हम कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम फ्री रेडिकल का नाम देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो अक्सर मैं एक लफ्ज बोलता हूँ, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ROS। व्हाट आर दीज ROS? दीज आर द फ्री रेडिकल्स दैट कंटेन द ऑक्सीजन। तो वो फ्री रेडिकल्स जिनके अंदर ऑक्सीजन होगी उसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के नाम से जानते हैं, जैसे कि ROO हो सकता है, RO हो सकता है, OH हो सकता है, H2O2 हो सकता है, सुपर ऑक्साइड हो सकता है। ठीक है, OH डॉट जो है ये आपका हाइड्रोक्सल जो है ये भी हो सकता है। तो ये सारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं, वो फ्री रेडिकल जिनके पास ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, इसी तरह रिएक्टिव नाइट्रोजनस स्पीशीज भी होती हैं, लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है। तो डिफरेंट फ्री रेडिकल्स जो है वो पाए जाते हैं। और ये लिपिड्स की peroxidation जो है, कौन से वाले लिपिड्स बेसिकली इसमें फ्री रेडिकल्स जनरेट करवा रहे होते हैं, वो होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। उसके बाद ये जो एक लाइन लिखी हुई है मिथाइल इंटरप्टेड डबल बॉन्ड्स, इसको मैं बाद में थोड़ा सा बताता हूँ, उससे पहले जो हम थोड़ा सा इसको देख लें। ये डायग्राम आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो चीज याद रखनी है वो ये तीन रिएक्शंस हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। व्हाट इज इनिशिएशन? इनिशिएशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर फ्री रेडिकल जो है वो बनता है, जिस तरह आपने एफएससी के अंदर भी ये रिएक्शंस पढ़े थे। प्रोपेगेशन, रिएक्टेंट्स के अंदर भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर भी एक चेन रिएक्शन चल रहा होता है प्रोपेगेशन के अंदर। और टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है कि दो फ्री रेडिकल्स आपस में मिलते हैं और एक न्यूट्रल सब्सटेंस जो है वो जनरेट कर देते हैं। जिस तरह दो ऑड नंबर जब मिलते हैं 1+1 तो 2, एक इवन नंबर आ जाता है, तो जब दो फ्री रेडिकल्स मिलते हैं तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस आपके पास आ जाता है और रिएक्शन जो है वो फिनिश हो जाता है। तो इनिशिएशन में हम बात करते हैं कि कौन सी चीज जो है वो इस रिएक्शन को स्टार्ट कौन करता है। पहला तो ये सवाल होना चाहिए ना कि रिएक्शन स्टार्ट ही क्यों होता है। तो फिगर के अंदर जो है ना उसने छुपा के लिखा हुआ है कि फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, आपकी लाइट हो सकती है, या फिर कोई मेटल आयन जो है वो हो सकता है जो रिएक्शन करता है आपके फुली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ। और जब वो रिएक्शन करता है तो उससे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। तो आप जरा इस पे रिएक्शन पे गौर करें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये आपकी इनिशिएशन रिएक्शन है, इसके अंदर आपको ये ROOH जो है ये कोई आपका फैटी एसिड है। ठीक है, उसके साथ एक मेटल ने रिएक्शन किया,
मेटल ने जब रिएक्शन किया तो मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्विंच कर लिया, इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच लिया अपनी तरफ। तो मेटल की वैलेंसी जो थी वो n थी, n पॉजिटिव। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये n-1 रिप्रेजेंट्स दैट इट हैज एक्सेप्टेड वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये -1 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पीछे जो है आपके पास H पॉजिटिव बचा और ROO के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड था उस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स थे। बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक को डॉट से और एक को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक जो इलेक्ट्रॉन वो तो मेटल लेगी, पीछे H के पास तो कुछ नहीं बचा, H पॉजिटिव वैसे के वैसे आ गया। और जो बॉन्ड का दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन के पास चला गया। तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है जब ऑक्सीजन के पास आया तो ये ROO डॉट की फॉर्म में आपका फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट हो गया। तो या तो कोई मेटल जो है वो रिएक्शन स्टार्ट करेगी और आपका फ्री रेडिकल जो है उसको बना देगी, या फिर क्या होगा कि पहले से कोई फ्री रेडिकल जो है वो मौजूद था, उसने आके रिएक्शन किया। जैसे कि यहाँ पे X डॉट जो है वो कोई भी फ्री रेडिकल था, उसने RH के साथ रिएक्शन किया तो H के साथ उसने खुद मिल गया। XH जो है उसने एक न्यूट्रल सब्सटेंस बना दिया, लेकिन जिस R से इसने खींचा उस R उसको R डॉट के अंदर जो है इसने कन्वर्ट कर दिया, जो कि आपका फ्री रेडिकल बन गया। तो ये आपका इनिशिएशन का रिएक्शन है। अब प्रोपेगेशन के अंदर क्या होता है, तो हमने बात की कि लिपिड पर ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन तो किसी ना किसी स्टेप के अंदर होनी है। तो यहाँ पर देखें R डॉट प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब इसके साथ मिली तो ROO डॉट बन गया, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स था, उसने इसके साथ जब कॉम्बिनेशन किया तो ऑक्सीजन का अपना जो बॉन्ड था वो एक रिलीज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन उसका जो है वो अनपेयर हो गया। तो ROO डॉट जो है जो कि आपका प्रोपेगेशन के रिजल्ट के अंदर जो है एक नया फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास दो चीजें थी ना, R डॉट भी था और ROOH भी था या RO डॉट भी था। तो या तो R डॉट रिएक्शन कर सकता है या फिर ROO डॉट, इन दोनों में से कोई एक जो है, दोनों स्टेप्स को हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें नीचे वाले रिएक्शन को, हाँ जी, मेटल की तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन, लेकिन बच्चे यहाँ पर जो है मेटल्स जो है ना सम टाइम्स ऐसा होता है, क्योंकि ये हम स्पेसिफिकली एक फैट की बात कर रहे हैं ना, लिपिड की बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन को पिंच कर लेती है, ठीक है। आप वैसे देखें इसके ऊपर जो है ना एन पॉजिटिव वैलेंसी शो की गई थी, लेकिन इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को पिंच कर लेती हैं। आपकी जो ट्रांजिशन मेटल्स है ना उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। अब ये स्पेसिफिकली कोई जरूरी नहीं है कि ये कोई पहले जो ग्रुप थे 1 2 उनमें से कोई मेटल है, ये ट्रांजिशन मेटल में से भी कोई हो सकती है, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिफरेंट होती है। तो ये सेकंड रिएक्शन अगर आप देखें ROO डॉट जो है इसके साथ जब RH का रिएक्शन हुआ तो इसने RH का जो हाइड्रोजन था वो ले लिया खुद। जब इसने खुद उसका हाइड्रोजन ले लिया तो ये तो ROOH जो है ये न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये जो RH था इसका H जाने की वजह से ये जो R डॉट के अंदर यानी फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रोपिगेशन का रिएक्शन है। अब टर्मिनेशन में क्या होगा, आपके पास या तो R, कितने फ्री रेडिकल्स अभी तक जनरेट हो चुके हैं, ROO, ये जो ROO डॉट है एक ये है आपके पास, और एक R डॉट है। मेन आपके पास यही दो चल रहे हैं, R डॉट या फिर ROO डॉट, ये दो चल रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो टर्मिनेशन के अंदर क्या होगा, या तो ये ROO डॉट जो है अपने साथ मिलेगा, जैसे कि पहले रिएक्शन के अंदर है कि ये फ्री रेडिकल जो है अपने जैसे फ्री रेडिकल के साथ मिलके ROOR एक न्यूट्रल सब्सटेंस और साथ में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जनरेट कर रहे हैं। या फिर क्या हो सकता है, ये अपने से ऑपोजिट जो दूसरा फ्री रेडिकल R डॉट उसके साथ मिल सकता है, जैसे कि ये वाला रिएक्शन है तो इसके साथ भी वही ROOR बनेगा। या फिर क्या हो सकता है, ये जो R था ये अपने जैसे के साथ मिल जाएगा, R के साथ मिलेगा तो RR बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से टर्मिनेशन हो सकती है। तो ये आपका SCQ है, इंपॉर्टेंट SCQ है, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से याद करना और यही रिएक्शन याद करना है। अब मैं आपको डायग्राम ये वाली समझा देता हूँ, हालांकि ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए ये एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के बाद जो एक चीज आ रही है ये क्या है, ये कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन है और ये दो हाइड्रोजन इसने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर दिए, तो ये CH2 ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। CH2 ग्रुप जो है उसको हम कहते हैं मिथाइलीन। तो ये डबल बॉन्ड है, उसके बाद मिथाइलीन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर मिथाइलीन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर मिथाइलीन है। तो ये जो लाइन मैं छोड़ के गया था पहले कि ये वाली मिथाइलीन इंटरप्टेड डबल बॉन्ड्स, ये जो
आपके प्रोक्सीडेशन होती है, ये उन फैटी एसिड्स की होती है जिनके अंदर मिथाइलिन इंटररप्टेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो वो मैंने आपको रिप्रेजेंट दिखा दी कि ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर को जो है ना पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो इसको हमने ऊपर देखिए RH से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने RH से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसी RH को हम यहाँ पे जिक्र कर रहे थे, ये RH जो आपका सेकंड स्टेप के अंदर इनिशिएशन के अंदर दिखाया हुआ था, ये वही था। तो ये कोई फैटी एसिड था, इसके साथ ऊपर से कोई फ्री रेडिकल आया, तो उसने यहाँ से जो है आपका हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करवा लिया। तो जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया तो यहाँ पर खाली जगह बच गई, ये तो खुद न्यूट्रल हो गया, लेकिन यहाँ पे देखें एक इलेक्ट्रॉन जो था वो अनपेयर्ड फॉर्म में आ गया। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर था ये फ्री रेडिकल बन गया। तो ये देखें इसको ऊपर रिप्रेजेंट किया हुआ R डॉट से, ठीक है। तो ये R डॉट वही जो है जब इसके साथ ऑक्सीजन मिलती है, तो ये R डॉट है, इसके साथ ऑक्सीजन मिली तो देखें ये ROO डॉट के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये स्ट्रक्चर उसका आ गया। ये हाइड्रोजन की जगह जहां से डॉट था वहां पे आके ऑक्सीजन अटैच हुई, और ये दूसरा बॉन्ड जो था उसका वो टूट गया और वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके ऊपर आ गया, तो ये फ्री रेडिकल बन गया। तो ये वही रिएक्शन है जो यहाँ पर हमने देखा था, R डॉट के साथ ऑक्सीजन अटैच हो रही थी, तो ये प्रोपिगेशन का रिएक्शन है। अब उस ROO डॉट के साथ ये रिएक्शन हुआ RH का, एक स्टेप के अंदर ये भी हो सकता है। तो इससे बन गया ROOH जो कि आपका न्यूट्रल सब्सटेंस है, और वो जो R था वो बजाते खुद जो है वो फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया। और ये कौन सा रिएक्शन है, ये प्रोपिगेशन का सेकंड रिएक्शन था, ये वाला RO डॉट RH के साथ रिएक्शन हुआ, तो ये चीजें जो है ना प्रोडक्ट्स बन रही थी, तो ये उसी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये जो ROH बना है इसको कहते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। अब एक तो ये रिएक्शन है कि ये RO डॉट इस तरफ जा सकता है, लेकिन इसके अलावा एक और जो है वो इसकी जो है रेजोनेंस जिस तरह होती थी कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो उसको ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये तोड़ना पड़ेगा। तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करके इस कॉर्नर वाली कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखें ऑक्सीजन ने जो है इसके साथ बॉन्ड बनाया, और ये जो डबल बॉन्ड था ये ऐसे मूव करके इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो ये एंडो पेरोक्साइड जो है आपका बन गया, ये एक स्ट्रक्चर बन गई। अब दोबारा से इसकी रेजोनेंस होगी, बॉन्ड्स की दोबारा से री अरेंजमेंट होगी, तो आपके पास ये जो है एक स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। तो ये जो है बेसिकली स्ट्रक्चर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये इसने रिप्रेजेंट किया हुआ है स्ट्रक्चरली, ठीक है, कि कैसे कैसे जो है वो फ्री रेडिकल्स जो है वो खत्म किए जा सकते हैं, या वो कैसे कैसे रिएक्शन करके जो है वो फ्री रेडिकल्स जो है वो खत्म होते हैं या नए फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। तो ये तो था हमारा लिपिड पेरोक्सीडेशन का टॉपिक, ठीक है, ये हो गया। अब लिपिड पेरोक्सीडेशन को खत्म किस तरह किया जा सकता है, तो हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था वो इजी पे ही था, जब हमने कोलेस्ट्रॉल पढ़ रहे थे तो उससे पहले हमने थोड़ा सा देखा था कि विटामिन ई जो है वो तकरीबन हर घी के अंदर, जितने भी आपके मार्जरीन हैं या जो भी ये घी होता है बनास्पति, उसके अंदर विटामिन ई ऐड किया जाता है। तो उसका मकसद क्या होता है कि उसकी रेंसिडिटी ना हो, रेंसिडिटी ना हो क्या, उसकी ऑक्सीडेशन ना हो। तो बेसिकली यही टॉपिक जो हम विटामिन के अंदर भी कवर कर चुके हैं। विटामिन के अंदर भी हमने जिक्र किया था कि आपका जो विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है, आपका बीटा कैरोटीन जो है जो कि विटामिन ए का सोर्स है, ये आपके नेचुरल आपके क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है कि लिपिड पेरोक्सीडेशन को कंट्रोल भी करते हैं और रिड्यूस भी करते हैं। तो अब जो फूड्स के अंदर हम ऐड करते हैं, डिफरेंट फूड्स के अंदर जो फूड एडिटिव्स के तौर पे हम ऐड करते हैं, ताकि फूड जो है जो जिस तरह केन्स के अंदर होता है या जो फूड स्टोर किया जाता है, तो वो कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स यूज होते हैं वहां पर, प्रोपाइल गैलेट, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलरीन। तो ये 4 नाम है, 3 नाम है बल्कि, प्रोपाइल गैलेट एक होता है, एक ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है, और तीसरा जो है वो आपके पास ब्यूटाइलेटेड, देखिए वो भी ब्यूटाइलेटेड था, ये भी ब्यूटाइलेटेड है, तो ये हाइड्रोक्सी एनिसोल है, ये हाइड्रोक्सी टॉलवीन है। सो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलवीन, ये आपके फूड एडिटिव्स के तौर पे यूज हो रहे होते हैं। देन नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिए, विटामिन ई है, बीटा कैरोटीन है आपका, विटामिन सी है, और सेकेंड ईयर के अंदर जब आप पढ़ोगे इंशाल्लाह तो आप देखोगे कि यूरिक एसिड जो है इसकी भी थोड़ी सी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है। तो अब हम थोड़ी सी एंटीऑक्सीडेंट की क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट की क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है।
तो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन दे स्टॉप, एंटीऑक्सीडेंट इन रिएक्शन में से किस रिएक्शन के ऊपर एक्ट करते हैं और उसको ब्लॉक करते हैं, उसकी बेस पे इनको दो तरह की कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया जाता है। एक होते हैं प्रिवेंटिव एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरे होते हैं चेन ब्रेकिंग। अब प्रिवेंटिव कौन से होते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो फर्स्ट रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। और फर्स्ट रिएक्शन कौन सा था आपका, दैट वाज द चेन इनिशिएशन। और चेन ब्रेकिंग में आपके पास कौन से होंगे, जो प्रोपेगेशन मींस सेकंड्स जो आपका रिएक्शन था उसको ब्लॉक करते हैं, तो वो चेन को ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि जो प्रोपेगेशन है वो एक चेन रिएक्शन होता है। सबस्ट्रेट्स में फ्री रेडिकल होते हैं, प्रोडक्ट्स में फ्री रेडिकल होते हैं। तो इनकी एग्जांपल्स अब हमें पता होनी चाहिए, एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। तो पहले जो प्रिवेंटिव हैं उनके अंदर आपके पास कैटालेज आता है, पर ऑक्सीडेज जो है ये आता है। और अगर आपको याद हो कैटालेज और पर ऑक्सीडेज ये आप एंजाइम्स के अंदर पढ़ चुके हैं, जो पहली क्लास थी ऑक्सीडो रिडक्टेजेस उसके अंदर आपने पढ़ा था हाइड्रोपर ऑक्सीडेजेस। ठीक है, सब क्लास हाइड्रोपर ऑक्सीडेजेस। और हाइड्रोपर ऑक्सीडेजेस की सब सब क्लास के अंदर दो ही एंजाइम थे, कैटालेज और पर ऑक्सीडेज। ठीक है, तो ये एंजाइम्स क्या करते थे, ये H2O2 को बेसिकली ब्रेक कर रहे थे, तो हाइड्रोपेरोक्साइड जो बनता था उसको ब्रेक करते थे। तो ये आपके प्रिवेंटिव टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके अलावा आप पेरोक्सीडेज की एग्जांपल क्या है, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, ये एक एंजाइम है जो सेकेंड ईयर के अंदर आप पढ़ोगे इंशाल्लाह, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। तो इसके अंदर इसका एक मिनरल होता है सिलीनियम। सिलीनियम जो है वो ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज के अंदर पाया जाता है। तो चूंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए सिलीनियम को भी कहा जाता है कि ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। इसी तरह जिंक को भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काउंट किया जाता है। ठीक है, ये आप मिनरल्स के अंदर पढ़ोगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसके बाद चेन ब्रेकिंग में कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, चेन ब्रेकिंग के अंदर आपका विटामिन ई आता है, विटामिन ई दैट इज योर चेन ब्रेकिंग। प्लस इसके साथ एक एंजाइम आता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है, दोनों का काम क्या है। जो विटामिन ए ई है ये आपको पता है लिपिड सॉल्युबल है, तो ये लिपिड फेज के अंदर जो है ना काम करता है। जबकि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो होता है ये कहाँ पे काम करता है, ये एक्वस फेज के अंदर काम परफॉर्म कर रहा होता है अपना। ठीक है, तो ये जो है प्रिवेंटिव और आपकी चेन ब्रेकिंग जो है उनकी एग्जाम्पल्स। ठीक हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पर दो नाम लिखे हुए हैं, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज के हवाले से एक लाइन लिखी हुई है कि ये जो है ROH के साथ रिएक्शन करता है और सिलीनियम कंटेन करता है। ठीक है, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सिलीनियम, और इसका काम क्या होता है, इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी प्लस चिलेट्स। चिलेट का मतलब होता है जिस तरह एक टॉक्सिन होता है ना, तो उसका एक एंटीटॉक्सिन होता है। तो चिलेट का मतलब आप यूं समझ लें कि जिस तरह न्यूट्रलाइज करने के मानों में आता है ना, तो इट चिलेट्स चिलेटर्स ऑफ द मेटल आयंस सच एज। अब ये आपके पास दो नाम है, ये आप याद करना चाहें तो कर लें, इजी से नाम है माशाल्लाह, इथाइलीन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA। मैंने इसको याद किया था जब मैंने पढ़ा था, मुझे सारा नाम नहीं याद हुआ था, EDTA इसी तरह याद कर लिया था, इथाइलीन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट। प्लस आपके पास दूसरा कौन है, डाई इथाइलीन। देखिए ये इथाइलीन डाई एमाइन था, वो इथाइलीन के साथ स्टार्ट होता है, इथाइलीन ट्राई एमाइन पेंटा एसीटेट। ठीक है, तो इन दोनों की चिलेशन के अंदर भी इसका रोल होता है। ठीक हो गया। अब जो है दूसरी चीज, अब ये तो हमने उसके एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़ लिए कि कौन कौन सी चीजें जो है ना उसको कम करती हैं। तो हमें अब चाहिए कि हम उसके स्टिमुलेंट्स भी पढ़ लें कि कौन सी चीजें उसको स्टिमुलेट करती हैं। तो लिपिड पेरोक्सीडेशन को स्टिमुलेट कर रहा होता है लिपोक्सिजेनेज, जो कि हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जल्द ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक यही होगा। लिपोक्सिजेनेज जो है ये एक एंजाइम होता है जो इकोसानॉइड्स जो है बनवाता है, ल्यूकोट्राइन स्पेसिफिकली जो है ना ये बनवा रहा होता है। तो ये कल का हमारा टॉपिक है, कल इंशाल्लाह देखेंगे। तो फिलहाल आप एतमाद करें, इसको याद रखने वैसे ही कि पेरोक्सीडेशन इज स्टिमुलेटेड बाय द लिपोक्सिजेनेज। प्लस इसके अलावा कौन कौन सी चीजें जो है ना इस रिएक्शन को फास्ट कर देती हैं, ऑक्सीस्टीरोल आपका, ऑक्सीस्टीरोल जो है वो कोलेस्टेरॉल से आता है। देन आइसोप्रोस्टेन्स, ये कुछ सब्सटेंस होते हैं आइसोप्रोस्टेन्स जो हैं, ये भी जो है इनको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। तो ये जो है चीजें हैं जो इन रिएक्शन को स्टिमुलेट करती हैं, लिपिड पेरोक्सीडेशन को तेज करती हैं और रोल प्ले करती हैं फ्री रेडिकल्स जनरेशन के अंदर। तो मेन जो है हम कल देखेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, लिपोक्सिजेनेसिस क्या होते हैं, तो ये हमारा कल का टॉपिक है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर एक टर्म जो है वो मुझे नजर आई है अभी अभी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। वैसे तो ये टॉपिक आपका नहीं है, ये थर्ड ईयर एमबीबीएस या फोर्थ ईयर एमबीबीएस के अंदर आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब बॉडी बॉडी के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव सब्सटेंसेस जो है ना जनरेट होते हैं, इस तरह रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज थे, इसी तरह रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज होती है, तो अगर ये ज्यादा बनना शुरू हो जाए ना, तो बॉडी जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर चली जाती है, जिसका मतलब क्या है कि बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर एजिंग का प्रोसेस जो है वो तेज हो जाता है, बॉडी के अंदर वीकनेस जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है, डिजीजेस जो है जिस तरह एथेरोस्क्लेरोसिस होती है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से हम जो है ना वो कहते हैं कि सैलड जो है हम बहुत खाते हैं, सैलड खाना चाहिए, या एंटीऑक्सीडेंट्स जितने भी हैं फ्रूट्स जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। आपका जो हनी है, इवन जो जिसको आप कहते हैं शहद, ये क्यों इतना बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों शिफा शिफा इसके अंदर है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स की, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, फिर ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ठीक है, एजिंग को कम करता है, आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है वो कम करता है। तो कई सारी डिजीजेस जो है जो इसके साथ रेलिवेंट होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साथ, उनको फिर वो कम कर देता है। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द लिपिड पर ऑक्सीडेशन।